आपको याद रखना है दैट द कंडक्ट अंडर सेक्शन 6 ऑफ बीएसए, कंडक्ट अंडर सेक्शन 6 ऑफ बीएसए मस्ट बी अ कंडक्ट ऑफ अ पार्टी। यानी किसी भी पर्सन का कंडक्ट को आप सेक्शन 6 में रेलिवेंट नहीं करोगे। यहाँ पे सिर्फ पार्टीज या फिर एजेंट्स ऑफ द पार्टीज का जो कंडक्ट है वही रेलिवेंट होगा। ओके, so this is the first requirement that the conduct of party or agents of the party will be relevant under section 6 of BSA. And इसके अलावा दो और requirements होगी. The next requirement is that this conduct must be in reference to. This conduct must be in reference to suit, proceeding, or relevant fact / fact and issue. यानी यहाँ पे जो पार्टीज का कंडक्ट है वो या तो सूट की कंडक्ट में होना चाहिए या फिर वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग का कंडक्ट होना चाहिए या फिर रेलेवेंट फैक्ट या फैक्ट एंड इशू ऑफ द केस के रिस्पेक्ट में ये कंडक्ट होना चाहिए। अब सपोज हमारे सामने एक फैक्ट आ रहा है कि क्राइम से पहले एक क्रिकेट खेल रहा था। अब दिस कंडक्ट इज नॉट इन रेफरेंस टू एनी सूट और प्रोसीडिंग, ना ही ये कंडक्ट कोई रेलेवेंट फैक्ट या फिर फैक्ट एंड इशू की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है। That is why this conduct will be irrelevant and we cannot say that this conduct is relevant under section 6 of BSA. इसके अलावा एक और रिक्वायरमेंट होगी that this conduct must influence the fact and issue or relevant fact. यानी यहाँ पे जो एक्यूज का कंडक्ट है इट शुड इन्फ्लुएंस द फैक्ट एंड इशू और रिलेवेंट फैक्ट। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जिससे हमको क्लियर हो जाएगा दैट हाउ दीज थ्री इंग्रेडिएंट्स प्ले आउट इन द रियल लाइफ। अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है दैट फॉर एग्जांपल ए वाज अ पर्सन एंड ही इज एक्यूज्ड ऑफ अ क्राइम, ऑफ फॉर एग्जांपल मर्डर। ओके, अब यहाँ पे हमारे सामने एक फैक्ट आता है that after the alleged incident, A ran away from the spot. यानी क्राइम के बाद तुरंत ए स्पॉट से भाग गया था। अब हमको एग्जामिन करना है that whether this conduct of A is relevant under section 6 of BSA or not. अब हम इसको एग्जामिन करते हैं in light of the three ingredients. फर्स्ट ऑफ ऑल हमको देखना है कि ये पार्टी का कंडक्ट है या फिर नहीं है। यहाँ पे A is a party to a criminal proceeding. यहाँ पे accused है and that is why we can say that this conduct is of a party of the case. तो हमारी जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट है ये फुलफिल हो चुकी है। यहाँ पे कोई रैंडम पर्सन का कंडक्ट हम एग्जामिन नहीं कर रहे। अब हम आते हैं सेकंड इंग्रेडिएंट के ऊपर जिस दैट द कंडक्ट ऑफ अ पार्टी मस्ट बी इन रेफरेंस टू अ सूट और प्रोसीडिंग। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग है, दिस इज अ क्रिमिनल प्रोसीडिंग। इन्हें देखा कि पुलिस उसके तरफ आ रही है, उसी टाइम वो स्पॉट से भाग गया। तो यहाँ पे ए रैन अवे फ्रॉम द स्पॉट टू इफेक्ट अ क्रिमिनल प्रोसीडिंग ऑफ अरेस्ट। That is why we can say that this conduct of A is in reference to criminal proceeding of arrest. तो जो हमारा सेकंड इंग्रेडिएंट है ये भी पूरा हो गया। अब हम आते हैं थर्ड इंग्रेडिएंट के ऊपर, यानी हमको चेक करना है whether this conduct of accused influences the fact and issue or a relevant fact or not. अब यहाँ पे जैसी पुलिस आई Saddam accused spot से भाग गया so that he does not have to reveal the information of the crime to the police. अगर यहाँ पे अरेस्ट होता तो पुलिस यहाँ पे ए से क्वेश्चनिंग करती ताकि समझ में आ जाता कि ए ने क्राइम कमिट किए या फिर नहीं किए, लेकिन क्वेश्चन से बचने के लिए ए स्पॉट से भाग गया। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं that A wants to influence the fact and issue, that is why he ran away from the spot. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि थर्ड इंग्रेडिएंट भी पूरा हो रहा है। That is why we can say that the subsequent conduct of A is relevant in this case. अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। For example, A is a person
एंड ए ने यहाँ पे बी के अगेंस्ट एक सिविल सूट फाइल किया। अब यहाँ पे कोर्ट ऑर्डर्ड बी टू ब्रिंग अ डॉक्यूमेंट। कोर्ट ने यहाँ पे बी को बोला एक डॉक्यूमेंट आप कोर्ट में सबमिट करो। अब यहाँ पे बी डिड नॉट प्रोड्यूस दिस डॉक्यूमेंट इन कोर्ट। बी इस डॉक्यूमेंट को कोर्ट में लेके नहीं आया। हमको एग्जामिन करना है whether this conduct of A, whether this conduct of A is relevant under section 6 of BSA or not, is relevant under section 6 of BSA or not। अब हम इसके ingredients को एग्जामिन करते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे whether B is a party to a suit or not। यहाँ पे हम बोल सकते हैं that B is a party to the suit। A versus B का एक केस है and obviously हम बोल सकते हैं that B is a party to the suit। सेकेंड हम देखते हैं that whether this conduct is in reference to a suit or not। अब A ने ये डॉक्यूमेंट कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं किया है, तो we can say that this is an omission which is in reference to the suit, which is in reference to the suit। यहाँ पे अगर B ने इस डॉक्यूमेंट को कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं किया तो हम बोल सकते हैं कि B के बिहाफ पे this is an omission to the suit proceedings। That is why we can say that the second ingredient is also present। Okay। अब थर्ड को हम एग्जामिन करते हैं that whether this conduct influences the fact and issue or relevant fact। यहाँ पे अगर B इस डॉक्यूमेंट को कोर्ट में लेके नहीं आएगा तो शायद एक relevant fact या fact and issue प्रूव ना हो पाए, and hence we can say that this conduct of B influences the relevant fact or fact and